आज 1 मई 2026 को एनएससी और बीएससी दोनों महाराष्ट्र डे की वजह से पूरी तरह बंद रहे। एमसीएक्स की सुबह के सेशन भी बंद रही, हालांकि शाम 5 बजे से कमोडिटी ट्रेडिंग फिर खुली। अगला ट्रेडिंग डे सोमवार 4 मई को होगा और तब ग्लोबल क्यूज का पूरा असर एक साथ मार्केट पर पड़ेगा। गुरुवार 30 अप्रैल को सेंसेक्स 582 अंक यानी 0.75% टूटकर 76,913 पर बंद हुआ। निफ्टी 180 अंक गिरकर 23,997 पर आया। निफ्टी मिड कैप 100 करीब 1% नीचे रहा। स्मॉल कैप 100 में 0.48% की गिरावट आई। ये गिरावट सिर्फ सेंटिमेंट नहीं, क्रूड ऑयल के $110 प्लस पहुंचने और फेड के हॉकिश रुख का सीधा नतीजा था। सेक्टर में सबसे ज्यादा निफ्टी मेटल टूटा, 2.12% नीचे आया। एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सब 1% से ज्यादा गिरे। निफ्टी आईटी और फार्मा ही हरे रहे, बाकी सभी सेक्टर लाल। आईटी का बचना इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल टेक अर्निंग स्ट्रॉन्ग आए, इसलिए आईटी स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया। गुरुवार को इंडियन रुपी $95.33 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड लो पर आ गया। ब्रेंट क्रूड $125 के पार जाने और डॉलर की ग्लोबल मजबूती की वजह से। इंडिया अपना करीब 70% क्रूड ऑयल डॉलर में इंपोर्ट करता है, तो जब ऑयल महंगा होता है, डॉलर की मांग और रुपी की कमजोरी साथ साथ आती है। भारतीय रुपए पर इस समय 3 तरफ से दबाव बना हुआ है। महंगे क्रूड ऑयल की वजह से डॉलर डिमांड बढ़ रही है, विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं और यूएस डॉलर ग्लोबल लेवल पर मजबूत बना हुआ है। इन तीनों फैक्टर्स का सीधा असर आईएनआर की कमजोरी के रूप में दिख रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की नेट सेलिंग $19 बिलियन के पार पहुंच चुकी है, यानी विदेशी निवेशक भारतीय एसेट्स बेचकर डॉलर खरीद रहे हैं। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट शांत नहीं होता और ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आते, तब तक रुपए पर दबाव बने रहने की आशंका बनी रहेगी। एमसीएक्स पर गुरुवार को गोल्ड फ्यूचर्स 15,155 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सेटल हुए, जबकि सिल्वर फ्यूचर्स भी करीब 0.7% चढ़कर 23,890 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। इससे साफ है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच सेफ हेवन एसेट्स में डिमांड बनी हुई है। घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोना करीब 15,066 रुपए प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 13,810 रुपए प्रति ग्राम पर स्थिर रहा। हालांकि रुपए की कमजोरी भारत में गोल्ड प्राइसेस को ऊपर बनाए रख रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट फ्लैट रहने पर भी कमजोर आईएनआर की वजह से इंपोर्टेड गोल्ड महंगा पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल बना हुआ है। WTI क्रूड 1 मई को करीब $106 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि ब्रेंट क्रूड सुबह $116 के ऊपर पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब $53 ज्यादा है। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट है। EIA के मुताबिक फरवरी के अंत से ये रूट लगभग बंद जैसी स्थिति में है, जिसकी वजह से करीब 9.1 मिलियन बैरल्स पर डे का ग्लोबल ऑयल सप्लाई शटडाउन देखने को मिल रहा है। मार्केट में डर इस बात का भी है कि यूएस और ईरान के बीच तनाव और बढ़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और नेवल ब्लॉकेड जारी है, जिससे आगे मिलिट्री एक्शन की आशंका भी बनी हुई है। भारत के लिए ये स्थिति काफी मुश्किल पैदा कर सकती है। महंगा क्रूड ऑयल, कमजोर रुपया और बढ़ती इन्फ्लेशन एक साथ दबाव बना सकते हैं, जबकि EIA ने भी चेतावनी दी है कि Q2 2026 में ब्रेंट क्रूड $115 के आसपास बना रह सकता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने Q1 2026 में 2% की एनुअल GDP ग्रोथ दर्ज की, जो बाजार के 2.3% अनुमान से थोड़ी कमजोर रही। इससे संकेत मिल रहा है कि यूएस इकोनॉमी अभी ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन उसकी रफ्तार धीरे धीरे नरम पड़ रही है। दूसरी तरफ महंगाई अब भी फेड के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है। PCE इन्फ्लेशन 3.5% और कोर PCE 3.2% पर रहा, जो फेड के 2% टारगेट से काफी ऊपर है। इसी बीच जेरोम पावल ने अपना आखिरी पॉलिसी डिसीजन देते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और अब 15 मई के बाद केविन वॉश नए फेड चेयर का पद संभालेंगे। अमेरिकी बाजारों में गुरुवार को शानदार तेजी देखने को मिली। S&P 500 पहली बार 7,200 के ऊपर बंद हुआ, नैस्डैक ने नया रिकॉर्ड बनाया और डाउ जोन्स करीब 790 अंक उछल गया। इस तेजी के पीछे कैटरपिलर और अल्फाबेट जैसी बड़ी कंपनियों के मजबूत नतीजों का बड़ा योगदान रहा। फिलहाल यूएस मार्केट ने ईरान वॉर की चिंताओं को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन भारत के लिए ये मिक्स्ड सिग्नल माना जा रहा है। एक तरफ यूएस इकोनॉमी और कॉर्पोरेट अर्निंग्स मजबूत दिख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मजबूत डेटा की वजह से फेड रेट कट की उम्मीदें और आगे खिसक सकती हैं। एप्पल ने Q2 वित्त वर्ष 2026 में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू 17% बढ़कर $111.2 बिलियन पहुंच गया, जबकि EPS 2.01 रहा, जो बाजार के अनुमान से बेहतर है। आईफोन सेल्स में 22% की तेज ग्रोथ और सर्विसेज बिजनेस का $30.98 बिलियन तक पहुंचना कंपनी की मजबूत डिमांड दिखाता है। एप्पल ने निवेशकों के लिए $100 बिलियन के बड़े स्टॉक बायबैक का ऐलान किया है और डिविडेंड में भी 4% की बढ़ोतरी की है। साथ ही बड़ा मैनेजमेंट बदलाव भी सामने आया है, जहां सितंबर 2026 में टिम कुक CEO पद छोड़ेंगे और जॉन टर्नस नए CEO बनेंगे, जबकि कुक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में रहेंगे। दूसरी तरफ मेटा प्लेटफॉर्म्स के शेयर 8.5% से ज्यादा टूट गए, क्योंकि कंपनी ने 2026 के कैपिटल एक्सपेंडिचर गाइडेंस को बढ़ाकर 125 से 145 बिलियन कर दिया। निवेशकों को लग रहा है कि AI रेस में कंपनियां जरूरत से ज्यादा खर्च कर रही हैं, जिसका इमीडिएट रिटर्न अभी माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में भी करीब 4% की गिरावट आई, जबकि अज्योर बिजनेस ने 40% ग्रोथ दिखाई। इसके बावजूद मार्केट ने $190 बिलियन के भारी कैपेक्स प्लान पर ठंडी प्रतिक्रिया दी, जिससे साफ है कि अब सिर्फ AI पर खर्च करना इन्वेस्टर्स को प्रभावित नहीं कर रहा। वहीं अल्फाबेट और क्वालकॉम जैसे टेक स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली। अल्फाबेट की शेयर्स करीब 10% उछले, क्योंकि गूगल क्लाउड ने 63% ग्रोथ दिखाई और बैकलॉग $460 बिलियन तक पहुंच गया। इससे संकेत
संकेत मिल रहा है कि मार्केट अब उन्हीं एआई कंपनियों को रिवॉर्ड कर रहा है जहां वास्तविक रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है। अमेरिका ने इंडिया समेत 16 इकोनॉमीज के खिलाफ सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। यूएस का आरोप है कि सोलर मॉड्यूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, स्टील और टेक्सटाइल्स जैसे सेक्टर्स में एक्सेस कैपेसिटी है, जिससे अमेरिकी कंपनियों और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर दबाव पड़ रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर 5 मई से पब्लिक हियरिंग शुरू होने जा रही हैं, जबकि यूएसटीआर ने जुलाई 2026 तक टैरिफ डिसीजन लेने का संकेत दिया है। यानी आने वाले कुछ महीनों में इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर अतिरिक्त टैरिफ या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस का खतरा बढ़ सकता है। खास बात यह है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट पहले ही ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स को स्ट्राइक डाउन कर चुका है, इसलिए अब सेक्शन 301 को नए ट्रेड वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर टैरिफ्स लागू होते हैं तो भारत की स्टील, टेक्सटाइल और केमिकल एक्सपोर्टर्स पर सीधा असर पड़ सकता है। 1 मई को लेबर डे की वजह से चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और ताइवान समेत कई बड़े एशियाई बाजार बंद रहे, जबकि यूएस और यूके मार्केट्स खुले रहे। ऐसे में सोमवार को इंडियन मार्केट ओपनिंग पर चाइना और सिंगापुर समेत पूरे एशिया का कंबाइंड रिएक्शन देखने को मिल सकता है। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस को लेकर मैट्राइज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो ये टीएमसी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा और मार्केट सेंटिमेंट पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। 4 मई को इलेक्शन रिजल्ट काउंटिंग होगी और उसी दिन इंडियन स्टॉक मार्केट भी हॉलिडे के बाद खुलेगा। ऐसे में राजनीतिक नतीजों का सीधा असर मार्केट सेंटिमेंट, पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर पड़ सकता है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी दमदार दिखाई दी है। अप्रैल 2026 में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 2,42,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 8.7% ज्यादा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार की टैक्स कलेक्शन मशीनरी मजबूत बनी हुई है और बिजनेस एक्टिविटी में भी अच्छी पकड़ दिखाई दे रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अप्रैल का महीना हर साल थोड़ा अलग होता है, क्योंकि मार्च एंड में कंपनियां ज्यादा सेल्स, स्टॉक क्लियरेंस और बुक क्लोजिंग करती हैं। इसी वजह से अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन आमतौर पर ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए आने वाले महीनों में ये रफ्तार थोड़ी सामान्य हो सकती है। अब ऑटो सेक्टर की बात करें तो अप्रैल 2026 में पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में थोड़ी सुस्ती जरूर देखने को मिली। कुल इंडस्ट्री डिस्पैच मार्च के 4.43 लाख यूनिट से घटकर करीब 3.98 लाख यूनिट्स रह गई, जिससे ये संकेत मिला कि वित्त वर्ष खत्म होने के बाद मांग थोड़ी ठंडी पड़ी है। मारुति सुजुकी अभी भी बाजार में नंबर 1 बनी हुई है, लेकिन कंपनी की बिक्री भी मार्च के मुकाबले घटकर 1,58,000 यूनिट्स पर आ गई। वहीं ह्यूंडई, टोयोटा, किया, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों में भी महीने दर महीने कमजोरी देखने को मिली, जिससे पूरे ऑटो सेक्टर में थोड़ा दबाव नजर आया। लेकिन ईवी सेगमेंट अब भी मजबूती दिखा रहा है। अप्रैल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री करीब 22,677 यूनिट्स रही, जो मार्च के मुकाबले सिर्फ हल्की कम रही। टाटा मोटर्स ईवी सेगमेंट में सबसे आगे रही, जबकि एमजी मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। मारुति सुजुकी और विनफास्ट की ईवी बिक्री में भी तेज उछाल देखने को मिला। इसी बीच ओला इलेक्ट्रिक ने गिरते ईवी 2 व्हीलर मार्केट में भी मजबूत ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी के रजिस्ट्रेशंस बढ़कर 12,166 यूनिट्स पहुंच गए, जो मार्च के मुकाबले करीब 20% ज्यादा है। खास बात यह रही कि पूरी इंडस्ट्री में गिरावट के बावजूद ओला ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। कंपनी की रोडस्टर एक्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। साथ ही ओला के भारत सेल आधारित प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ना इस बात का संकेत है कि कंपनी अब घरेलू बैटरी टेक्नोलॉजी पर भी बड़ा फोकस कर रही है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स के नतीजों में थोड़ी मिक्स्ड तस्वीर देखने को मिली। कंपनी की आय 28.5% बढ़कर 1,216 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और EBITDA भी दोगुने से ज्यादा बढ़कर 208 करोड़ रुपए हो गया, जिससे ऑपरेशनल स्तर पर मजबूती दिखाई दी। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी का नेट प्रॉफिट 72% टूटकर सिर्फ 56 करोड़ रुपए रह गया। यानी बिजनेस ग्रोथ अच्छी होने के बावजूद नीचे की कमाई पर दबाव बना हुआ है और आने वाले समय में निवेशकों की नजर इसी बात पर रहने वाली है। हीरो मोटोकॉर्प ने भी नए वित्त वर्ष की शुरुआत काफी दमदार तरीके से की है। अप्रैल 2026 में कंपनी की कुल बिक्री 8.66 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई। कंपनी का कहना है कि उसका आईसीई बिजनेस महामारी के बाद अप्रैल महीने का सबसे मजबूत प्रदर्शन देने में सफल रहा है। स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों कैटेगरी में कंपनी को मजबूत ग्रोथ मिली है। स्कूटर बिक्री 64,000 यूनिट्स के पार पहुंच गई, जबकि बाइक बिक्री में भी 75% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। वहीं कंपनी का इलेक्ट्रिक ब्रांड वीडा भी 129% की तेज ग्रोथ के साथ लगातार विस्तार कर रहा है।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने भी अप्रैल में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री 31% बढ़कर करीब 59,700 यूनिट्स पहुंच गई। घरेलू बाजार में भी कंपनी ने 30% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई, जिससे एसयूवी और ईवी दोनों सेगमेंट में उसकी मजबूत पकड़ साफ दिखाई दी। इंटरनेशनल मार्केट में टाटा मोटर्स की बिक्री 110% से ज्यादा बढ़ी है। वहीं ईवी बिक्री में भी 72% की तेज ग्रोथ देखने को मिली और कुल ईवी सेल्स 9,150 यूनिट्स तक पहुंच गई, जिससे कंपनी की इलेक्ट्रिक मार्केट में मजबूत स्थिति फिर साबित हुई। अब बैंकिंग सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। आईडीबीआई बैंक को लेकर पिछले कुछ दिनों में यह चर्चा चल रही थी कि बैंक की बिक्री प्रक्रिया अटक सकती है, जिसके बाद शेयर में दबाव देखने को मिला था। लेकिन अब सरकारी सूत्रों ने साफ किया है कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया पूरी तरह ट्रैक पर बनी हुई है। सरकार के मुताबिक बैंक का प्रदर्शन मुनाफा, डिपॉजिट, कासा और एसेट क्वालिटी जैसे लगभग हर बड़े पैरामीटर पर मजबूत बना हुआ है। सरकार फिलहाल सभी विकल्प खुले रखकर सही समय और बेहतर वैल्यूएशन का इंतजार कर रही है, जिससे आगे स्टॉक में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बात करें तो सुंदरम फास्टनर्स ने चौथी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 30% बढ़कर 161 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि आय भी 11% बढ़कर 1,693 करोड़ रुपए रही। एबिटा में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली और मार्जिन 15% पर स्थिर रहा। इसका मतलब साफ है कि लागत दबाव के बावजूद कंपनी अपनी ऑपरेशनल मजबूती बनाए रखने में सफल रही है। हालांकि हालिया रिकवरी के बावजूद स्टॉक का लंबी अवधि का प्रदर्शन अभी भी थोड़ा कमजोर बना हुआ है। SIS लिमिटेड ने भी वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में दमदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का पैट 28% बढ़ा और रेवेन्यू में 32% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली। सिक्योरिटी सॉल्यूशंस बिजनेस में ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से मजबूत मांग बनी रही। कंपनी ने डिविडेंड और बायबैक के जरिए करीब 250 करोड़ रुपए शेयर धारकों को लौटाए हैं। साथ ही बैलेंस शीट भी मजबूत हुई है, जिसके बाद मैनेजमेंट अब आने वाले समय को कंपनी के लिए संभावित बड़ा ग्रोथ फेज मान रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अप्रैल में मजबूत सेल्स डेटा पेश किया है। कंपनी की कुल बिक्री 14% बढ़कर 94,627 यूनिट्स पहुंच गई, जबकि पैसेंजर व्हीकल बिक्री 56,000 यूनिट्स के ऊपर रही। इससे साफ है कि एसयूवी सेगमेंट में कंपनी की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। सबसे ज्यादा मजबूती ट्रैक्टर बिजनेस में देखने को मिली, जहां बिक्री 21% बढ़कर 48,411 यूनिट्स तक पहुंच गई। वहीं एक्सपोर्ट्स में भी 47% की जबरदस्त छलांग देखने को मिली। हालांकि इन मजबूत आंकड़ों के बावजूद इस साल अब तक कंपनी का शेयर करीब